स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस बितास में और मैं हूं पंकज। देखिए, हमारी जो पॉलिटी की सीरीज़ है एम लक्ष्मीकांत की, वो कॉन्टीन्यूअस है। आप सभी ज्वाइन हो जाइए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप का और साथ ही साथ टेलीग्राम का भी लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। और ये जितनी भी हमारी क्लासेस चलने वाली हैं टोटली फ्री हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे गेन कीजिए। मोस्टली आपके जो क्लासेस रहेंगी यूपीएससी के लिए रहेंगी, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि बेसिक तो सबका रहेगा, लेकिन एडवांस चीज़ें जो आएंगी वो आपकी यूपीएससी की आएंगी। देखिए, जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करते हैं तो आप पाते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही सिर्फ इसमें पूछे जाते हैं। आप जैसे अगर ये हम आज पढ़ने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, और भी कई रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम ये जानने कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी का मेन काम जो होता है वो होता है क्यों का क्वेश्चन का जवाब पाना। यानी वो चाहता है कि आपने ये चीज़ अगर ढंग से समझी है तो आप क्यों का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने आपकी सारी चीज़ें दिखा दी थी, बता भी दी थी। आप जाइए वो लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आइए, और नहीं तो आप ये देख के फिर इसको देख सकते हैं, ठीक है। लिंक आप ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस पर आपको मिल जाएगा। देखिए, हमारे पास दो चीज़ें थी यहाँ पे। अगर पॉलिटी में देखें तो हमने दो चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया था। पहला था कंपनी रूल, यानी कि कंपनी ने किस किस तरह से रूल किया। उसके बाद हमने देखा था हमारे पास क्या है, क्राउन रूल। ठीक है, ये दोनों रूल हैं जिसके अकॉर्डिंग ही हमारी, ऐसे कह सकते हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर तैयार हुआ। कंपनी रूल की बात करें तो ये पूरा वो कंपनी रूल था जब थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस तो था गवर्नमेंट का, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का, लेकिन पूरी तरह से जो कंपनियां थी वो प्राइवेट एंटिटीज़ के हाथों में थी। लेकिन क्राउन रूल में क्या हुआ, क्राउन रूल में जब 1858 से 1947 के बीच आया, तब ये वो ड्यूरेशन था जब पूरा का पूरा जो सत्ता थी, यानी पूरा जो कंट्रोल था वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला गया। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इसको कंपनी रूल। ये 1773 से 1858 तक है, और क्राउन रूल जो है आपका 1858 टू 1947 है। ठीक है, बाकी हम इसमें अभी देखेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है द कंपनी रूल, और आज की वीडियो में हम यही सब जानेंगे, द कंपनी रूल। देखिए, 2018 में इससे एक क्वेश्चन आया हुआ कि 1813 से, ठीक है, 1813 में जो एक्ट आया था, ठीक है, जो एक्ट आया था उसमें से कुछ की पॉइंट्स पूछे गए थे, तो उसी के बेस पे आपसे क्वेश्चंस बनाए गए थे। ठीक इसी तरह से अगर हमें सारे रेगुलेटिंग एक्ट या जो भी हमारे पैक्ट हैं वो अगर पता होंगे तो मोस्टली हम नॉलेज यहाँ से निकाल सकते हैं, ताकि हमारा जो भी एग्ज़ाम हो या कैसे भी हमें घुमाए, लेकिन हम क्वेश्चंस की बारीकियाँ अगर जानते हैं, यानी कि वो डेफिनेशन या वो नॉलेज अगर हमारे पास है, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो हम शुरू कर रहे हैं वो हमारे पास है रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट लाया क्यों गया था, ये सबसे पहला पॉइंट ढूंढना चाहिए मन में। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो कंपनी को पहले 6 सालों के लिए दिया गया, उसके बाद इन्फिनिट सालों के लिए ब्रिटिश क्राउन ने अलाउ कर दिया। लेकिन उसके बाद देखा गया कि कंपनी द्वारा 1-2 बोर्ड बनाए गए। ठीक है, बोर्ड तो वो स्टार्टिंग में ही बना दिए गए, लेकिन बाद में क्या हुआ, कंपनी द्वारा 2 बोर्ड बना दिए गए, और उन बोर्ड्स को देखा गया कि जो कंपनी थी वो लॉस में चली जा रही थी। ठीक है, और जो आपका वर्कर थे वहाँ के, जो कंपनी के छोटे छोटे अधिकारी थे, वो प्रॉफिट खा रहे थे। मतलब कैसे हो रहा था, मैंने आपको रीज़न बताया था कि ये लोग जाते थे किसानों के पास, और किसानों की चाहे फसल हो या ना हो, ऐसे एक रूल चलता था कि अगर किसानों की फसल नहीं हुई है, ठीक है, तो उनका कुछ परसेंट जो हिस्सा है या पूरा जो टैक्स है वो माफ़ कर दिया जाएगा। इस तरह से होता था। लेकिन ये लोग जाते थे, यानी कि छोटे अधिकारी या बड़े अधिकारी मान सकते हैं, ये लोग जाते थे और ये ऑफिसर्स जाकर वहाँ पे क्या करते थे, ये ज़बरदस्ती वहाँ से टैक्स वसूलते ही थे, कुछ भी ना कुछ भी करके, और वो कंपनी तक नहीं पहुँचता था। ठीक इस तरह से क्या होता, कंपनी लॉस में जाने लगी और जो वर्कर थे वो अमीर होने लगे। तब कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट लाया गया जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब रेगुलेट करना, सही से उसे चलाना। ठीक है, देखिए, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल का इंपॉर्टेंस पार्ट है। सबसे पहले यही है, क्या क्या है, पहला, इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडियन कंपनी इन इंडिया। अब हालांकि फर्स्ट स्टेप है कंट्रोल करने के लिए, तो कंट्रोल नहीं करती थी पहले, सिर्फ उसने एक चार्टर दे दिया। चार्टर का मतलब एक अधिकार दे दिया कि हाँ, आप इस देश में जाके, हमने बताया ना आपको कि जब 1600 में ये अंग्रेज आए थे तब ये परमिशन लेके आए थे अपनी महारानी से, क्वीन एलिजाबेथ से, ऊपर हमने बताया था।
लेकिन जो कंट्रोल करना शुरुआत किया है वो 1773 से है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 1773 से क्या हुआ, इन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। पहला पॉइंट इसमें आपका क्लियर होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा ये आपको सोचना है, क्योंकि आप जब एग्जाम देंगे और आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज किया होगा तो आप समझ सकते हैं किस टाइप से क्वेश्चन बनाया जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन बनाऊँ तो यही कह सकता हूँ, जो कंपनी ने पहला कंट्रोल है 1858 में लाया था, लेकिन यहाँ पे सबसे आप समझ गए हैं कि पहली स्टेप जो है कंट्रोलिंग की वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1773 के अंदर ले ली थी, ठीक है, ये बात आप समझ गए। दूसरा पॉइंट क्या है, इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। और इसी में क्या हुआ, यानी कि जो कंपनी थी उसी में दो चीज़ें ऐड की गई, एक तो पॉलिटिकल और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी पॉलिटिकल कैसे कंपनी रन करेगी और एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे रन करेगी, ये चीज़ें बनाई गई। अभी हम देखेंगे इसके की पॉइंट्स क्या क्या है, ठीक है। तीसरा हमारा थर्ड है, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और इसी एक्ट ने, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 बोलते हैं, इसी एक्ट ने क्या किया, एक सेंट्रल एडमिशन की नींव भी यहाँ पे डाल दी। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है आपके, ये तीनों पॉइंट तो सिर्फ आपको समझने के लिए है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला मेरे हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, और यहाँ से क्वेश्चन चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे आपका फिर यूपीएससी जैसा ये एग्जाम हो, आता ही आता है। जैसे फीचर की बात करें, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखिए पहला पॉइंट आप समझ लीजिए कि जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी बंगाल का ही गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यहाँ पे आप इस पॉइंट को समझ लीजिए कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको ही क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल, ठीक है, पूरे बंगाल का। एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम, और 4 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई गई जो उसको असिस्ट करेंगे। इससे पहले मैं अगर आपको बताऊं, आप सोच रहे होंगे गवर्नर ऑफ बंगाल डायरेक्ट कहाँ से आ गया, तो मैंने बताया कि कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पहले से ही कर रही थी, ठीक है। 1600 में ही जो क्राउन था, क्राउन ने 1600 में ही 2 चीज़ें बनाई थी, एक बोर्ड बनाए थे, 2 बोर्ड बनाए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड एक था आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। दो चीज़ें ये थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो उन्हीं में बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो भी था उनमें जो कंपनी में जो शेयर निवेशक होते हैं उनके ही लोग हुआ करते थे, और वही गवर्नर को चूज़ करते थे। ये 1600 की बात है, ठीक है, 1700 तो बहुत बाद में आया, लेकिन गवर्नर तो पहले से ही चलता आ रहा है, ठीक है, पहले से ही गवर्नर चलता आ रहा है, इसकी कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे सिर्फ की पॉइंट हमें समझने हैं, जब हम आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब है कि आपका 1600 में कितने, देखिए 1600 में करीब 217 लोग कंपनी में ऐड हुए थे, ठीक है। उसमें से 4 तो जो थे वो गवर्नर टाइप के थे, और एक जो है मेन गवर्नर था, इस तरह से और बाकी चीज़ें हैं। लेकिन हम अभी पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी के लिहाज से जितना भी आपका इंपॉर्टेंट है वो हम सारा इसमें बताएंगे। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, ये बात समझ गए आप। उसके बाद इसके लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई 4 मेंबर्स की, और जिसमें से जो फर्स्ट था, जो पहला गवर्नर जनरल बना, यहाँ पे गवर्नर की बात नहीं कर रहे हैं, गवर्नर जनरल, वो कौन था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये पॉइंट आपका बनता है। अब ये भी पूछा जा सकता है पहला गवर्नर कौन था, पहला गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, ऐसे ही पूछा सकता है। या ये भी पूछा सकता है पहला इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था। अब ये देखिए जो गवर्नर जनरल बना है ये इंडिया का गवर्नर जनरल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल है। ये बात आप समझ गए होंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लेकिन इंडिया का यानी कि जब चारों प्रोविंस जैसे मद्रास हो गया, कोलकाता हो गया, और आपका तमिलनाडु हो गया, ठीक है, और आपका मगध हो गया, तो जब ये सारी जगह ब्रिटिश ने अपना एक सिंगल पर्सन अलाउ किया, जैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला गया, ठीक है, वो अलग होता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको पॉइंट याद रखना है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है आपका लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वो आपका कॉर्नवालिस जो आएगा वो बना था आपका इंडिया का गवर्नर जनरल। लेकिन अभी आपको वो नहीं याद रखना है, सिर्फ आपको याद रखना है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखिए जो भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना
ठीक है, उसको ही क्या बनाया गया, गवर्नर बनाया गया बॉम्बे का, मद्रास का। अनलाइक अर्लियर व्हेन द 3 प्रेसिडेंसीज वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। और इससे पहले क्या हुआ करता था, सभी का अपना अपना गवर्नर हुआ करता था, मद्रास का भी, बंगाल का भी और बॉम्बे का भी। लेकिन अब क्या किया गया, बंगाल के ही गवर्नर जनरल को तीनों का ही गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है इस पॉइंट में। ये कौन सा एक्ट है, 1775, 1775 का रेगुलेटिंग एक्ट है, पहला एक्ट है। ठीक है, पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1775 का। तीसरा पॉइंट इसमें आता है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसी यानी कि एक्ट के अकॉर्डिंग एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई कलकत्ता के अंदर 1774 में। ठीक है, ये तो 73 है, 1773 होगा, हाँ 1773। और 1774 में, ठीक मतलब फाउंडेशन डाल दी गई कि हाँ एक कोर्ट होगी, लेकिन 1774 में वो क्या हुई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जस्टिस। देखिए उसमें क्या हुआ, 3 जो थे चीफ जस्टिस थे, बाकी के अदर जो थे वो 3। ठीक है, एक चीफ जस्टिस और बाकी 3 जो है सिंपल जजेस थे, जैसे हमारे यहाँ होते हैं। इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट और ब्राइब्स फ्रॉम नेटिव्स। यानी कि जो भी वहाँ के लोकल लोग हैं, अगर उनसे कोई भी गिफ्ट लेता है या कोई भी अपना प्राइवेट संस्था खोलता है, ठीक है, तो उस पर बिल्कुल ही प्रतिबंध कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। 5वां पॉइंट क्या है, इट स्ट्रेंथ्स द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। देखिए अब इसने अपनी मजबूती करने के लिए क्या किया, जो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ठीक है, इनको अब सारी रिपोर्ट देनी होगी, चाहे रेवेन्यू की हो, चाहे सिविल की हो या मिलिट्री अफेयर्स की हो। यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अब सारी रिपोर्ट्स देनी होंगी, रेवेन्यू, सिविल या मिलिट्री। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मतलब ये है कि जो भी गवर्नर होगा, ठीक है, गवर्नर होगा, वो क्या करेगा, इन तीनों चीज़ों की रिपोर्ट इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करने के बाद वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को देगा, ताकि वो ये डिसाइड कर पाएंगे कि कंपनी में कहाँ पे किसको रखना है, किसको गवर्नर जनरल बनाना है, किसको कंपनी के मिलिट्री में लेना है, किसको सिविल में लेना है, किसी को रेवेन्यू में लेना है और किसको क्या काम देना है। ये सारा काम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी पेज पर हम आगे बढ़ें। उसके बाद देखिए इसमें कुछ कमियां जब हुई, जब ये फाइंड किया गया कि ये जो हमारा एक्ट लाए हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। जब ये अच्छे से काम नहीं कर पाएगा तो उसके लिए एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, यानी अमेंडिंग एक्ट जिसको बोलते हैं। और ये एक्ट उस ड्यूरेशन में आया जब वो सारी कमियां लगभग देखी जा चुकी थी कि हाँ, सबसे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट आया वो एक तरीके से चेक करने के लिए आया कि हाँ किस तरह से अगर रेगुलेट करना है तो क्या होगा। देखिए इसमें जो भी डिफेक्ट थे यानी कि कमियां थी उनको सही करने के लिए ये आया। अब ये आया 1781 में, ड्यूरेशन आप याद रखिएगा। ठीक है, सिर्फ ड्यूरेशन इसमें मेन है। देखिए क्या हुआ, इट एग्जेम्प्ट द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल फ्रॉम द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट डन बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। इसका मतलब है कि अगर जो भी काम सुप्रीम कोर्ट करेगा या उसके अन्य जजेस करेंगे और वो अगर लीगली अपने काम कर रहे हैं, जैसे किसी पे सज़ा सुना रहे हैं या फिर अपने कोई कमेटी बिठाई है उन्होंने, तो उस पर गवर्नर जनरल या उसकी काउंसिल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि गवर्नर जनरल की और उसकी काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल अलग कर दिया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पर कोई भी रोक टोक नहीं लगा सकते हैं आप। पहला पॉइंट ये है। ठीक है, चाहे हिंदी मीडियम में समझें या फिर आप इसे इंग्लिश में ही रख सकते हैं। सिमिलरली इट इज़ also exempted the servant of company from the jurisdiction of the Supreme Court for their official actions। देखिए और साथ ही साथ ये भी कर दिया गया, देखिए गवर्नर जनरल को और किसको अलग कर दिया गया, यहाँ पे मेन पॉइंट है गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यानी कि गवर्नर चाहे कोई भी एक्ट बनाए, आप सुप्रीम कोर्ट के जज ये नहीं पूछ सकते कि आपने ये एक्ट क्यों बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के जज ये नहीं कह सकते कि आप इसे सुधारो।
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज को ये पावर अलग कर दी गई, यानी पावर ख़त्म कर दी गई, मान सकते हैं कि अब आप इस पर कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं या इसको रद्द करें, ऐसा कहीं नहीं कह सकते, लेकिन अभी हमारे इंडिया में ऐसा होता है। तो पहले हो तो गवर्नर कुछ भी करे या उसकी काउंसिल कुछ भी करे, सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात इसमें है, इट इज़ आल्सो एग्जेम्प्टेड द सर्वेंट ऑफ कंपनी, और साथ ही साथ जो भी सुप्रीम कोर्ट है वो जो कंपनी में वर्कर कर रहे हैं उनसे भी कोई लेना देना नहीं रखेगी। मतलब कंपनी में अगर काम कर रहे हैं वर्कर, जैसे अगर किसी कंपनी, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने किसी को रेवेन्यू कलेक्शन के लिए भेजा है और वो ज़बरदस्ती किसी से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन नहीं ले सकती। ठीक है, ये की पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें कौन कौन अलग हो गया, यानी सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल ही अलग कर दिया गया। किस किस से अलग कर दिया गया? गवर्नर जनरल से अलग कर दिया गया, और साथ ही साथ जो भी सर्वेंट थे कंपनी के उनसे अलग कर दिया गया। आई होप आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। ये 1781 का पहला पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें आता है, इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर एंड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज फ्रॉम ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और जितने भी रेवेन्यू मैटर होंगे, यानी कि राजस्व हिंदी में बोल सकते हैं, जितने भी रेवेन्यू मैटर होंगे उसको भी सुप्रीम कोर्ट से अलग कर दिया। यानी कि आपसे कोई भी लेना देना नहीं है कि हम कितना कलेक्शन कर रहे हैं और किसको कलेक्शन के लिए भेज रहे हैं, आपसे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट को राजस्व जो अधिकारिता थी उससे बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और इसके लिए अब जब राजस्व अधिकारिता समाप्त कर दी गई, यहीं पे आपको पॉइंट समझना है, इसी में आपका राजस्व मंडलों की स्थापना भी इसी ड्यूरेशन में की गई थी। राजस्व मंडल का मतलब छोटे छोटे जो रेवेन्यू काउंसिल्स थे उनकी यहाँ पे स्थापना की गई, ताकि जो रेवेन्यू की देखरेख है वो रेवेन्यू काउंसिल्स करेंगे। तीसरा पॉइंट है इसमें, इट प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव जुरिसडिक्शन ओवर ऑल द इनहैबिटेंट ऑफ कलकत्ता। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी जुरिडिक्शन है कलकत्ता के ऊपर कंट्रोल करना। इट आल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमायर द पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट, दैट इज हिंदू वर टू ट्राइड अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ और मुस्लिम वर टू ट्राइड अकॉर्डिंग टू द मोहम्मदन लॉ, ऐसा कह सकते हैं। इसका मतलब है, यानी कलकत्ता जो भी सुप्रीम कोर्ट थी उसको, या फिर जो भी हमारे पास काउंसिल थी, गवर्नर काउंसिल थी, गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, या रेवेन्यू कलेक्शन की काउंसिल थी, इनको एक हिदायत दी गई कि आप जितने भी एक्ट बनाएं, जितनी भी विधियां बनाएं, उनमें इस बात को याद रखें कि जो भी उनकी धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज हैं या फिर उनकी जो परंपराएं हैं उनको आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, अगर हिंदू हैं तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है, अगर मोहम्मद है यानी मुस्लिम हैं तो मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग उनको काम करना है। ठीक है, तो यानी अगर आप कोई लॉ बना रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी धर्म के रीति रिवाज या उनकी परंपराओं को नुकसान पहुंचाते हों। चौथा पॉइंट है इसमें, इट लेट डाउन द अपील फ्रॉम द प्रेवेंस कोर्ट कुड बी टेकन द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नोट टू द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, यानी कि जितनी भी अपील हैं प्रोविंशियल कोर्ट की, मतलब जो भी गवर्नर के पास होती थी, वो सीधे ही आप गवर्नर के पास जा सकते हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आप वहाँ पर पहुँच पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 5th पॉइंट, इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल। और गवर्नर जनरल जो काउंसिल थी, यानी कि गवर्नर जनरल और साथ ही साथ इसके काउंसिल को, इसको ही सारी विधियां बनाने की ताकत भी मिल गई। ठीक है, यानी कि ये कोई भी रूल या कोई भी लॉ बना सकती थी ईजिली। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, थर्ड है, नेक्स्ट हमारा आएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए, उसके बाद क्या हुआ, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जब आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट का मतलब होता है ये हमारा जो अमेंडमेंट एक्ट आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी कि जो इसको ही सही करने 1781 में आया था जो ये, उसके बाद क्या हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट आया। अब ये आया क्या, क्योंकि उसको जो बताया गया था वो प्रॉपर तरह से लागू नहीं हो पाया। ठीक है, उसको सही करने के लिए, उसको सही से लागू कराने के लिए वो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर पाए, तो इसीलिए फिर से एक लॉ लाया गया जिसे बोला गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ,
देखिए कुछ क्या रखा है, इम्पॉर्टेंट एक्ट है, सिर्फ आपको इसकी डेट याद रखनी है और नेम याद रखना है। सबसे पहला आपका कौन सा आया था, मैं रिवीजन भी आपका कराता चलूँ। तो सबसे पहला आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर उसके बाद ये कब आया आपका याद रखिए 17 में ही है, पर ये आया था आपका 73 में, ठीक है। दूसरा आपका आया अमेंडमेंट एक्ट या सेटलमेंट एक्ट भी बोलते हैं इसको, 81 में आया। फिर आया आपका पिट्स इंडिया एक्ट, और जो कि आपका आया है 1804 में, ठीक है। 1773, 1781 और 1784 में आपके ये एक्ट हमने देख लिए, ठीक है। ये हमारे जो चलेंगे एक्ट, ये आपके चलेंगे 1833, फिर उसके बाद 1853, हाँ 1853 तक आएगा। देखिए इसमें क्या फीचर थे, पिट्स इंडिया एक्ट आया क्यों, ये तो हमने समझ लिया कि जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट था या एक्ट ऑफ सेटलमेंट था वो अच्छे से काम नहीं कर पाया, या उसको कंपनी के लोगों ने अच्छे से काम नहीं उसको अमेंड नहीं किया या उसको सही से रेगुलेट नहीं किया, इसलिए फिर से एक एक्ट आया जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट, और ये कब आया 1784 के ईस्वी में। इसके फीचर की बात करें, इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। अब देखिए क्या था, जो कंपनी थी उसके ही पास दोनों तरह की पावर थी, कमर्शियल यानी कि व्यापार करने की पावर और पॉलिटिकल यानी कि राज करने की पावर। ये दोनों ही पावर्स कंपनी के पास थी, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल मान सकते हैं। अब क्या हुआ, इन दोनों को ही अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। यानी अब जो व्यापारिक क्रियाएं हैं यानी कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं इनको, और जो राजनीतिक क्रिया है यानी कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं इनको अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखो इंग्लैंड में 6 सदस्य के एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना भी की गई, 6 सदस्यों के बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। यहाँ पे आप लिख लीजिए कितने बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सदस्य थे, राइटिंग ऐसी ही है क्योंकि ये पेन मैं पहली बार चला रहा हूँ। बोर्ड ऑफ कोर्ट मैंने लिख दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप सिर्फ समझ लीजिए मेरी लैंग्वेज से। यानी ये बोर्ड ऑफ BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे, 6 सदस्य, ठीक है 6 सदस्य थे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें बिना गवर्नर जनरल को किसी भी देश या जैसे कोई भी वहाँ का राजा है तो वहाँ पर अगर कोई अपनी नीति लागू करना चाहता है तो सीधे ही वो, यानी गवर्नर जनरल है, कोई नीति अगर किसी राजा के साथ लागू करना चाहता है या कोई समझौता करना चाहता है राजा से या युद्ध करना चाहता है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से पूछे बिना वो नहीं कर सकता। पहला यहाँ पे पॉइंट क्लियर, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो अलग अलग करने के बाद यानी कि कॉमर्शियल एक्टिविटी अलग कर दी गई, पॉलिटिकल एक्टिविटी अलग कर दी गई। कॉमर्शियल एक्टिविटी दे दी गई कंपनी को, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी दे दी गई BOC यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जब एक्टिविटी दे दी गई तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ही अंडर काम करेगा गवर्नर जनरल, यानी कि गवर्नर जनरल काम करेगा। अब गवर्नर जनरल इसके आ गया। अब इसमें क्या हुआ, उन्होंने कहा भाई अगर आप गवर्नर जनरल को किसी भी देश के राजा यानी कि किंग के पास अगर कोई बात करनी है, समझौता करना है, कोई युद्ध करना है तो सबसे पहले आपको परमिशन लेनी होगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल से, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है। फिर उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट है, इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर्स, ठीक है, बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स, दस इट एस्टेब्लिश ए सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे इनको ही क्या कर दिया गया, कॉमर्शियल एक्टिविटी दे दी गई, और एक नई बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया जिसमें 6 मेंबर थे, ठीक है 6 मेंबर थे, और इसको पॉलिटिकल एक्टिविटी दे दी गई, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए। थर्ड पॉइंट है, इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ और रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश प्रोसेशंस इन इंडिया। यानी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इसके पास
कंट्रोल करने की पावर आई, यानी कि राजनीति करने की ताकतें थी, चाहे वो मिलिट्री की हो, चाहे वो सिविल की हो, या फिर रेवेन्यू की। ये सारी ताकतें किसके पास आ गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब जो भी चाहेगा वही करेगा, ठीक है। बाकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास है। 10, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको इसी में कुछ पॉइंट आपको शायद इसमें नहीं लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। इसी में कुछ आप पॉइंट समझ लीजिए कि जो भी हमारे प्रोविंस काउंसिल्स होंगी, ठीक है, प्रोविंस काउंसिल्स जो गवर्नर के अंडर काम कर रही होंगी, गवर्नर जनरल के अंडर काम कर रही होंगी, उसमें जो सदस्य होंगे उनकी संख्या जो है वो 4 से 3 कर दी गई। याद रखिए, इसी में आपका इसमें लिखा नहीं है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे तो आप याद कर सकते हैं। इसमें जो भी प्रोविंस काउंसिल्स होती हैं, यानी कि जो गवर्नर जनरल के अंडर काम कर रहे थे, उसमें जो सदस्य थे वो 4 थे, लेकिन वो 4 से 3 कर दी गई। और दूसरा पॉइंट इसमें है, नेक्स्ट पॉइंट है वो कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, अभी हमने देखा था, उसमें गवर्नर जनरल तो था ही था, एक 4 सदस्य थे, ठीक है, 4 सदस्य और थे उनकी काउंसिल में, लेकिन गवर्नर जनरल की काउंसिल का भी एक सदस्य कम कर दिया गया। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसको भी एक कम कर दिया गया, ठीक है। और जो कम कर दिया गया, ऐसा नहीं है उसको छुट्टी कर दी गई, उसका छुट्टी करने का मतलब है उसको कम कर दिया गया, उसको अब काउंसिल से अलग कर दिया गया, और उसको जो काम दे दिया गया वो सैन्य शक्ति, यानी कि जो मिलिट्री की पावर्स हैं, वॉर हैं, जो भी आपके ट्रिटीज़ हैं, और ये जो रेवेन्यूज़ हैं, ठीक है, इनका कंट्रोल, इनका देख रेख करना जो है वो उसको दे दिया गया। यानी 4 लोगों में से, मैं अगर यहाँ पे समझाऊँ आपको, तो 4 लोगों में से 3 + 1 कर दिया गया। अब 3 तो ये काउंसिल में है, ठीक है, ये 3 कहाँ है? काउंसिल में। और एक क्या है, एक के पास है तो वो एक तरीके से काउंसिल के अंदर ही, लेकिन काउंसिल का सदस्य माना नहीं जाएगा, क्योंकि उसको अलग काम दे दिए गए। रेवेन्यू का काम है, फिर उसके बाद मिलिट्री का काम है। राइटिंग में मत जाना, टेढ़े बेड़े चींटे बन रहे हैं यहाँ पे, चींटे भी नहीं बन रहे, पता नहीं कैसी लाइन ही बन रही है, चल नहीं पा रहा है ये पैड, प्रैक्टिस नहीं है अभी ना। चलिए कोई बात नहीं। तो आप ये बात समझ गए होंगे, जो गवर्नर की काउंसिल थी उसके सदस्य 4 से 3 कर दिए गए, और एक सदस्य था उसको और काम दे दिए गए, और वो जो काम थे वो आपके रेवेन्यू के थे, मिलिट्री के थे, ठीक है। दूसरा इसमें आपको मैंने बताया, जो हमारे पास प्रोविंस थे, काउंसिल्स ऑफ प्रोविंस, इनके जो सदस्य थे, इनकी सदस्य की संख्या भी क्या कर दी गई? 4 से 3 कर दी गई। इनके सदस्यों की संख्या भी 4 से 3 हो गई, ठीक है। अब आगे इसी में पॉइंट है, जो भी हमारे पास जैसे केंद्रीय शासन होता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर इसका कोई अनुपालन नहीं करता है तो गवर्नर जनरल को प्रांतीय जो भी हमारे पास प्रोविनेंस सरकारें थी, प्रोविनेंस जो काउंसिल्स बने थे, इनको बर्खास्त करने की भी ताकत दे दी गई, बर्खास्त करने की ताकत इनको मिल गई, ठीक है। और याद रखना, इसी एक्ट में, ठीक है, 1784 के एक्ट में ही क्या हुआ, इसी एक्ट में एक नया कोर्ट खुला जो इंग्लैंड में खुला था, ठीक है। न्यू कोर्ट, और ये कोर्ट जो था इंग्लैंड में ओपन हुआ, और ये इंग्लैंड में इसलिए ओपन हुआ क्योंकि अगर कोई अधिकारी पे कोई सज़ा अगर चलाई जाती है, कोई अगर कानून का उल्लंघन करता है, तो उस पर जो कानूनी प्रक्रिया है उसको चलाने के लिए ये कोर्ट बनाया गया था, ठीक है, आप यहाँ पे याद रखिएगा। और इसी एक्ट में याद रखिएगा कई सारे प्रतिबंध भी लगाए गए, जैसे अगर कंपनी कोई भी ब्राइब नहीं ले सकती, कंपनी से कोई अगर उपहार के रूप में कोई लेना चाहे तो उपहार नहीं ले सकती कोई भी कंपनी, ठीक है, कंपनी का कोई भी सदस्य उपहार नहीं ले सकता। तो आई होप आप 1784 के सारी चीज़ें समझ गए होंगे। फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ मैं, यानी कि कॉमर्शियल और पॉलिटिकल चीज़ों को अलग कर दिया गया। कॉमर्शियल चीज़ें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को पहुँच जाएंगी, और पॉलिटिकल जितनी भी चीज़ें होंगी वो कहाँ जाएंगी? आपकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास, ठीक है। 2 चीज़ें आपको समझ लेना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे? 6 सदस्यों की संख्या थी। अब यहाँ पे जो भी आपके गवर्नर और जो काउंसिल थी उसमें से 4 सदस्यों में से 3 सदस्य कर दिए गए, और जो बाकी बचा 1 सदस्य है उसको अन्य पावर दे दी गई, जैसे रेवेन्यू कलेक्शन की, या फिर रेवेन्यू कलेक्शन का, या वॉर का, या ट्रिटीज़ का, ठीक है, इनकी चीज़ें इनको देख रेख करने के लिए दे दिया गया।
बाकी जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इसको सुपरवाइज़ किया गया और चाहे इसको ही सारी पावर दे दी गई, सिविल की पावर हो, मिलिट्री गवर्नमेंट हो या अन्य चीज़ें हो। और जो प्रेवेंसेस काउंसिल्स थी यानी कि प्रेवेंस काउंसिल्स थी उनमें से भी 4 सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई। ठीक है, ब्राइब्स या फिर कोई उपहार प्राइज़ या प्रेजेंटेशन भी जो यहाँ पे लोग देते थे यानी कि राजाओं से जो लोग उपहार लेते थे उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आप सारी बातें समझ गए होंगे। और इसी में एक पॉइंट था कि अगर कोई भी गवर्नर जनरल है और वो किसी भी राजा से युद्ध चाहता है या फिर युद्ध की तरह ही कोई ट्रीटी चाहता है तो उसको सबसे पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल से परमिशन लेनी होगी। ऐसा नहीं करता है तो ऐसा वो नहीं कर पाएगा या उस तरह की जो भी वो विधि बनाएगा वो कैंसिल की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे पास एक्ट ऑफ 1786। एक्ट ऑफ 1786 देखिए छोटा सा एक्ट है, इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस आएंगे। अब ये क्या हुआ, इनकी बात करें तो इन 1786 द लॉर्ड कॉर्नवालिस was appointed as the Governor General of Bengal. He placed 2 demands to accept the post. ठीक है, जब इनको कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल का तो इनकी 2 डिमांड्स थी। पहली थी ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल्स इन स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस का मतलब है अगर कोई बहुत बड़ा निर्णय ले रहे हैं तो ये अपनी जो काउंसिल थी, गवर्नर काउंसिल थी, उसको भी इग्नोर कर सकते थे और उनकी ही जो निर्णय है वही माना जाएगा। ही वुड आल्सो टू कमांड इन चीफ, और वो कमांडर इन चीफ भी हो जाएंगे। अभी देखा था कि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर ही थे, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर रही थी, सारी चीज़ें कर रही थी, रेवेन्यू भी, मिलिट्री भी और भी चीज़ें। लेकिन अब क्या होगा, यही कमांडर इन चीफ हो जाएंगे। ठीक है, मिलिट्री के। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए एक्ट ऑफ 1786 वॉज एनेक्टेड टू मेक बोथ द प्रोविंस। इस तरह से उसको दोनों फिर से पावर मिल गई। किसको मिल गई, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, और इनको दोनों ही अधिकार प्राप्त हो गए। ये बहुत छोटा सा एक्ट है, आप समझ लीजिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ठीक है, इसको चार्टर एक्ट बोला गया। चार्टर का मतलब है कुछ ड्यूरेशन के लिए कोई भी चीज़ लागू करना। चार्टर मतलब होता है एक अधिकार, यानी कि कुछ एक अनुलेख जो कुछ टाइम के लिए आपका लागू रहेगा, और वो टाइम था लगभग आपका 20 साल। अगर आपको मैं सारी डेट याद कराऊँ तो आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। सारी डेट एक बार रिवीजन कराता हूँ मैं आपको। ठीक है, सबसे पहली डेट है आपकी 1773। ठीक है, इसमें 20 साल जोड़िए तो हमारे पास आएगा 1793। इसमें 20 साल जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 1813। इसमें 20 साल जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 1833। ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें 20 साल जोड़ेंगे तो 1853। पता नहीं कैसे चल रहा है, इसको मैं रेज कर देता हूँ। 1 मिनट, रेजर किधर चली गई है। ठीक है, तो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। पहला आपका रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद आपका जो हम पढ़ रहे हैं ये आपका चार्टर एक्ट है। फिर से ये सब चार्टर एक्ट ही आएंगे आपके। ठीक है, और ये हमारा किसका है, आपका कंपनी रूल है। अब आप सोचेंगे इसके बीच में तो कई सारे आपके एक्ट आए, लेकिन वो एक्ट नहीं थे, याद रखिए। वो सीधे ही उस जो भी आपके पुराने एक्ट थे उनको सुधारने के लिए कुछ एक्ट लाए गए थे, चाहे आपका 1781 का हो, फिर 1784 का हो, फिर 1786 का हो। 3 ही एक्ट इसके बीच में है, 81, 84 और 86। ठीक है, ये 3 आपके एक्ट इसमें लाए गए थे। अब हम देख रहे हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब इसमें क्या है, इसके फीचर्स की बात करें तो इस जो ये अधिनियम लाया गया, ठीक है, एक्ट का मतलब अधिनियम ही है। इसके माध्यम से जो कंपनी के अधिकार थे उनको 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। मैंने बात करा ना, 20-20 सालों के लिए और बढ़ा दिया जाता था।
और इसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो लोग थे उनके जो वेतन यानी कि जो उनकी तनख्वाह थी यानी कि उनकी जो इनकम थी वो कहाँ से देनी शुरू करने की बात की गई, यानी वो देने की बात की गई कि आप जो भी इंडिया से जो भारतीय राजस्व होता है आप वहाँ से देंगे। यानी कि इंग्लैंड में काम करते थे लेकिन इनकी जो तनख्वाह दी जाएगी वो कहाँ से दी जाएगी, आपके इंडिया की राजस्व से। यानी इंडिया से जितना भी राजस्व यानी कि टैक्स वसूला जाएगा उस टैक्स से ही इनकी क्या हो जाएगी, इनकम दी जाएगी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इस तरह से देखा जाए तो ब्रिटिशों ने क्या किया, जो भी इंडियन प्रोविंसेस थे उनमें लिखित विधियों को लाए और इसमें ही अपने प्रशासन करने की आगे की नींव रखी। अगर इसमें हम कुछ पॉइंट देखें तो यहाँ पे देखिए, इट एक्सटेंड द ओवर राइडिंग पावर, ये तो समझ जाइए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल टू ऑल फ्यूचर गवर्नर काउंसिल एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज, जो भी प्रेसिडेंसीज थी उनमें और गवर्नर जनरल खुद उनकी पावर्स को बढ़ा दिया गया 20 सालों के लिए। इट गैव द गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, इनको और ज़्यादा पावर दे दी गई। यानी कि इट गैव द गवर्नर जनरल मोर पावर टू कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज। कौन सी सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे और मद्रास। इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर, ये तो समझ गए आप, 20 ईयर के लिए बढ़ा दिया गया मोनोपोली। इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल, यहाँ पे देखिए क्या रखा है, और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि कमांडर इन चीफ होगा वॉज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल। देखिए कमांडर ऑफ चीफ की बात करें तो अभी हमने देखा था कि 1786 में कमांडर इन चीफ किसे बनाया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो कमांडर इन चीफ बना दिया गया तो वो तो गवर्नर जनरल हो गया और वो क्या हो सकते हैं, काउंसिल के अंदर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आपको याद रखना, अनलेस ही वॉज सो अपॉइंटेड, जब तक कि उनको अपॉइंट नहीं किया जाएगा अलग से। इट लेड डाउन दैट द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वर henceforth टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यूज, यानी जो भी इंडिया के रेवेन्यू होगा उसी से बोर्ड ऑफ कंट्रोल या उसके मेंबर्स की तनख्वाह दी जाएगी। ठीक है, ये बात आप समझ गए। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, दो एक्ट और पढ़ेंगे हम, 1833 और 1853, सारे एक्ट हमारे ख़त्म हो जाएंगे और ये एक्ट जो आ रहा है वो हमारे ब्रिटिश रूल के अंडर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ना आपको बहुत अच्छे से है, समझना। देखिए 1813 का जो एक्ट आया उसमें कुछ की पॉइंट है, सबसे पहले समझ लीजिए ये आया क्यों का जवाब आपको सबसे पहले चाहिए होगा। तो हमने देखा था कि जो 1784 का एक्ट था उसमें कुछ पॉइंट्स थे, उनमें एक पॉइंट था कि जो भी जितने भी यहाँ पे लोग कंपनी में काम कर रहे हैं वो कोई अपना ट्रेड व्यापार नहीं शुरू कर सकते हैं, दूसरों से ब्राइब नहीं ले सकते हैं, मतलब घूस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, यानी कि कंपनी के लोग, सिर्फ कंपनी ही यहाँ पे व्यापार कर सकती है, बाकी और लोग यहाँ पे व्यापार करने नहीं आ सकते थे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था जो ईसाई लोग थे अपना धर्म का प्रचार करना चाहते थे तो इसके लिए भी उनको यहाँ इंडिया में आना था। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस चार्टर में कुछ बदलाव किए गए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पुरानी चीज़ें सारी ख़त्म कर दी गई, याद रखना वो सारी चीज़ें चली आ रही हैं, बस थोड़ी सी चीज़ें चेंज की गई। वो क्या चीज़ें हैं देखिए, पहला है इट एबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली, ख़त्म कर दी गई ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया, कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको ख़त्म कर दिया गया। यानी इंडिया जो ट्रेड थी वो सभी के लिए खोल दी गई, वो भी ब्रिटिश मर्चेंट के लिए, कोई भी आके यहाँ पे अपना कोई भी धंधा काम धंधा शुरू कर सकता था। अब इनमें भी कुछ पॉइंट जो थे वो उनको यानी कि उनको ऐसे मान लीजिए उनको साइड में रखा गया कि आप इनमें नहीं जा सकते, बाकी आप कुछ भी कीजिए। जैसे However, it continued to monopoly the company over trade in tea and trade with China. यानी अगर चाय से ट्रेड करनी हो तो आप नहीं कर सकते, बाकी बाहर के लोग, ठीक है, कंपनीज तो कर सकती है, सिर्फ दो ही चीज़ें लोग नहीं कर सकते हैं, एक तो चाय की ट्रेडिंग, दूसरी है चाइना के साथ ट्रेडिंग। चाय और चाइना दोनों वर्ड एक जैसे ही हैं, चाय चाइना, तो जो चाइना है इन दोनों से ट्रेडिंग जो है केवल और केवल कंपनी कर सकती है, बाकी और कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको समझ में है। और इसी पॉइंट पे 1813 में 2018 के पेपर में यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था।
दूसरा है इट असेटेड द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया। देखिए सॉवरेनिटी बना दी गई कि ब्रिटिश क्राउन ही सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है, वो तो चल रहा है, चलता रहेगा। थर्ड पॉइंट, इट अलाउड द क्रिश्चियंस मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ इनलाइटमेंट टू पीपल, यानी कि जो भी ईसाई लोग थे इन लोगों को क्या किया कि भाई आ जाओ, मतलब यहाँ पे अपना धर्म का प्रचार आप कर सकते हो खुल्लम खुल्ला, ठीक है। चौथा पॉइंट है इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमॉन्ग द इनहेबिटेंट ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। यहाँ पे देखिए अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी में क्या हुआ, इट प्रोवाइड्स फॉर स्प्रेड, ठीक है। इसी ड्यूरेशन में उन्होंने क्या किया, यानी कि जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, जो भी ब्रिटिश टेरिटरीज थी, चाहे मद्रास या आपकी कोलकाता, उनमें इंग्लिश यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन भी देना शुरू कर दिया गया। तो आपसे पूछा भी गया था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन थी किस एक्ट के थ्रू आई थी, वो आपका था चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो भारतीयों की शिक्षा होगी उस पर लगभग 1 लाख रुपए पर ईयर खर्च किया जाएगा, ठीक है, 1 लाख रुपए पर ईयर खर्च किया जाएगा। बस ये किताबों में ही रह गया, इस एक्ट में लाया तो गया था लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, ठीक है, आपको याद रखना है। फिर उसके बाद देखिए इट प्रोवाइडेड द स्प्रेड हो गया, इट अथराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्स ऑन पर्सन। और जो भी लोकल गवर्नमेंट होगी, लोकल गवर्नमेंट का मतलब है यानी कि जो गवर्नर जनरल तो है ही है, ठीक है, गवर्नर जनरल तो है ही है, साथ में जो भी यहाँ की जैसे प्रेसिडेंसीज हैं उनकी जो गवर्नर जनरल होगी, यानी उनकी जो लोकल गवर्नर जनरल होगी, वो भी किसी भी पर्सन पर टैक्स इम्पोज कर सकती थी, यानी टैक्स लगा सकती थी। दे कुड ऑल्सो पनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग टैक्स, अगर टैक्स नहीं देता है तो उसके लिए उन्हें पनिश करने की भी आज़ादी हो गई थी, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई हैं, और कोई भी अगर क्यूरी हो तो पूछते चलिएगा कमेंट में, ठीक है, हम आपकी कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। एक आप ही हैं हमारे, ऐसे समझ लीजिए। और आप अगर हमारी हेल्प नहीं करेंगे, इसका मतलब है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, यही हमारा मोटिवेशन है और यही एक तरीके से गुरु दक्षिणा, ठीक है। अब बाकी सारी चीज़ें तो समझ गए, ठीक है। अब आता है हमारे पास एक्ट 1833, ठीक है। इस एक्ट को ज़रा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा एक्ट ऊट पटांग है लेकिन समझ ली जाइएगा तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बनती है। इस एक्ट को देखें तो चार्टर एक्ट और 1833 उसको बोला गया। मैंने आपको बताया था कैसे आपको एक्ट पता करना है और कौन सा नाम है उसका ये भी पता करना है। 1773 पहला एक्ट था, सभी में 20 साल जोड़ते जाइए, आपको सारे एक्ट के ड्यूरेशन याद हो जाएंगे, पक्का कंफर्म करता हूँ, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इस एक्ट को क्यों लाया गया, जब भारत में काफ़ी साम्राज्य में वृद्धि हो गई, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश का जो भी एरिया था वो ज़्यादा फैल गया, बहुत बड़ा हो गया, तब क्या हुआ, यानी कि इसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश ने 1814, 1823, 1829 में कई और अधिनियम लाए थे, लेकिन ये कुछ अच्छे सफल नहीं हो पाए, ठीक है। 14, 23 और 29 में भी कुछ अधिनियम आए थे, लेकिन ये कुछ इतने खास नहीं थे या इतने ये सक्सेस नहीं हो पाए, इसलिए इनकी कोई वैल्यू नहीं हुई। 1833 में एक चार्टर आया जिसके बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है। इसके कुछ की फीचर हैं, ठीक है। पहला तो यही है कि इसका जो ड्यूरेशन है वो 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है, 20 सालों के लिए इसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया। और बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट यही है जिसमें आपके
गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, यानी कि अब ये पूरे देश को चलाएगा, ठीक है। एंड वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर, और उसके अंदर ही यानी कि अब वो सारी पावर का भी अधिकारी हो गया, चाहे सिविल पावर हो मिलिट्री पावर, लेकिन यहाँ पे कॉमर्शियल पावर नहीं है, याद रखना इसको, यहाँ पे कॉमर्शियल पावर नहीं है। दस द एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी, ठीक है, इसलिए ये जो एक्ट है ये फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया अथॉरिटी, यानी कि सारी जो भी लोकल गवर्नमेंट थी उनके ऊपर भी कोई भी लॉ ये बना सकते थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, पहला ही पॉइंट है हमारे पास 1833 का। अब याद कैसे करेंगे कि किस ड्यूरेशन में गवर्नर जनरल जो था बंगाल का उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। सबसे इजी पॉइंट है, कैसे थोड़े से ट्रिक या फिर माइंड से सोचा करिए। जैसे हमें पता है कि 1853 जो है वो लास्ट होने वाला है। लास्ट क्यों होने वाला है 1853? उसके बाद 1858 आ जाएगा, उसमें जो है क्राउन का रूल आ जाएगा, ठीक है। तो क्राउन का रूल आने से पहले 1853 है, ठीक ऐसे बोल सकते हैं सेकंड लास्ट, और सेकंड लास्ट कौन सा था 1833, ठीक है। तो 1833 में क्या हुआ, सीधे ही कंट्रोल हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। दूसरा पॉइंट है इट deprived द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। अब क्या हुआ, जो भी गवर्नर अभी देखा था हमने कि मद्रास और बॉम्बे इन दोनों की पावर जो थी वो कोलकाता के गवर्नर जनरल को दे दी गई थी, लेकिन फिर से क्या हुआ, इनको अपनी अपनी पावर मिल गई, अलग अलग मिल गई। अब मिल गई कैसे, क्योंकि कलकत्ता को जो गवर्नर था उसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। एक पॉइंट समझिए, यानी कि गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो अब तो अलग अलग पावर होनी चाहिए, यानी कि जितने भी प्रोविंस या फिर जितने भी एरिया अंडर कंट्रोल हैं उनमें क्या होगा, अपनी अपनी पावर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अब पूरे इंडिया की देख रेख करते हैं, लेकिन सभी जगह क्या होते हैं, अपने अपने स्टेट के सीएम होते हैं। ठीक इसी तरह से अपनी अपनी पावर वापस मिल गई, यानी कि मद्रास और बॉम्बे अपनी अपनी पावर को वापस पा लिए। लेकिन ऐसे मान सकते हैं कि कंट्रोल तो पूरा पूरा किसका है, गवर्नर जनरल का ही है, ठीक है। देखिए क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक है, फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया, एंटायर जितने भी ब्रिटिश इंडिया है, यानी कि जितने भी ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उनमें। द लॉ मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड द रेगुलेशन, विल लॉ मेड अंडर दिस एक्ट वाज कॉल्ड एज एक्ट। देखो जितने भी, अभी यहाँ पे एक पॉइंट पूछा जाता है आपसे कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट्स को, जैसे लॉ मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स, यहाँ पे समझिए पहले जितने भी एक्ट अभी तक देखे हमने, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, अमेंडमेंट एक्ट हो गया, या आपके सेटलमेंट एक्ट हो गया, जितने भी ये एक्ट थे उनमें जितने भी लॉ थे ये सब क्या कहलाए, रेगुलेशन कहलाए। इनको क्या बोला गया, रेगुलेशंस, बहुत बड़ा चल जाता है, इनको रेगुलेशंस बोला गया। और जबकि इस लॉ में, यानी कि 1833 के जो लॉ में, 1833 के जो लॉ में जितने भी और इसके बाद जितने भी रूल लाए गए उन रूल्स को क्या बोला गया, एक्ट बोला गया, ठीक है। आपको ये की पॉइंट याद रखना है। इट एंडेड द एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कॉमर्शियल बॉडी विच बिकम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी कमर्शियल बॉडी थी अब उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर हेल्ड बाय इट ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी हिज हेयर्स एंड सक्सेसर। ये सिंपल सी बात है कि जो भी वहाँ पे कंपनी को ऑन कर रहा है, ठीक है, उस कंपनी को चलाने के लिए उसके हेयर्स या सक्सेसर्स को ही आगे आना होगा। फिर इसी में चौथा पॉइंट है द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। देखिए यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन लाया गया कि हाँ जो भी अब सिलेक्शन होगा सिविल सर्वेंट्स का वो एक ओपन चैलेंज के तहत होगा और इसमें कोई भी भाग ले सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए दैट इंडियन शुड नॉट बी डिवेड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस। अब ये क्या है, इंडियंस भी इसमें भाग ले सकते थे, ठीक है, प्लेस ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। हाउएवर दिस प्रोविंस वाज नेगेटेड आफ्टर अपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्या हुआ, इस कंपनी में कहा गया, इस एक्ट में कहा गया कि भाई इस कंपनी में जो भी आपके सिविल सर्वेंट की परीक्षा होगी उसमें इंडियन भी भाग ले सकते हैं। लेकिन
जैसे ये एक्ट आया उसके बाद क्या हुआ, कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने हल्ला हू कर दिया, और जब हल्ला हू कर दिया तो इसका मतलब है ये जो था एक्ट, इसमें एक जो पॉइंट था, इंडिया के जो लोग थे अब इसमें भाग नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो लाया तो गया था, ठीक है, लेकिन बाद में इसको हटा लिया गया। बस ये आपको याद रखना है। तो आई होप सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, और आ रही हैं तो लाइक करते हुए चलिए। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट हमारा है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। देखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की बात करें तो ये लास्ट सीरीज़ का चार्टर एक्ट है। मतलब सिंपल सी बात है, हम देख रहे हैं इंडियन आपकी कंपनी रूल, तो कंपनी रूल में उसके बाद 1853, उसके बाद 1858 आएगा, और 1858 क्या हो जाएगा, क्राउन रूल हो जाएगा। तो ये सबसे लास्ट ही है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब याद रखिए इसको में क्या हुआ, जब ये कंपनी की जैसे समाप्ति होने वाली है, इसमें गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, आपको याद रखना है, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे। अब जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, इन्होंने प्रशासन के सुधार हेतु कई सारी रिपोर्ट पब्लिश की। उन रिपोर्ट्स में कुछ प्रावधान ये थे। ठीक है, द फीचर ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। क्या थे, जो भी प्रशासनिक कार्य होंगे, ठीक है, प्रशासन में जो भी कॉमर्शियल काम होंगे या फिर सिविल काम होंगे, उनको अलग अलग किया जाए फिर से। क्योंकि अभी देखा था कि गवर्नर जनरल के पास सारी चीज़ें वापस आ गई थी, वो फिर से कंट्रोल में थे। लेकिन अब क्या किया गया, फिर से वो क्या हुई, वो चाहते थे कि ये जो कार्य हैं यानी कॉमर्शियल और पॉलिटिकल, ये सब अलग अलग कर दिए जाएँ। ठीक है, कौन चाहता था, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, आपको याद रखना है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसी एक्ट में क्या हुआ, गवर्नर जनरल जो था उनकी अनुमति सभी जगह अलाउ करनी थी। मतलब उन्होंने चाहा, गवर्नर जनरल को सब पावर तो दे दी गई है, अब इसी में एक और पावर ऐड कर दी जाए कि कोई भी काम, अगर कोई भी लॉ बनाया जाए तो गवर्नर जनरल की अनुमति ज़रूरी हो। ठीक है, अगर कोई भी देश के लिए प्रमुख विधि बनाना है तो इसमें गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक हो जाए, और गवर्नर जनरल इसमें वीटो भी कर सकता है। वीटो का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी चीज़ को मना करना, यानी अगर वो चीज़ अच्छी या बुरी है, अगर गवर्नर जनरल को समझ में नहीं आ रही है तो वो उसे वीटो कर सकते हैं। फिर इसी में क्या किया गया, जो भी विधि सदस्य थे गवर्नर जनरल की काउंसिल्स का एक पूर्ण सदस्य बना दिया गया, और कंपनी के जो कर्मचारी थे, ठीक है, उनकी जो कंपनी का एग्ज़ाम दिया जाता था, उनके लिए जो भी एंट्री थी, उनको एंट्री बंद कर दी गई डायरेक्ट, और अब उनकी जो एंट्री थी परीक्षाओं पर होगी, यानी कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कराया जाएगा। ठीक है, और इसमें देख लीजिए, इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउ टू रिटेन द पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑन ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के भरोसे ही इस कंपनी के रूल को आगे बढ़ा दिया गया। बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पार्टिकुलर पीरियड, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये नहीं चल पाई, क्योंकि आप समझ रहे हैं 53 में आई, 58 में ख़त्म हो गई, 5 साल भी ठीक से नहीं चल पाया। इट इंट्रोड्यूस द फॉर फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन टू इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल of 6 new legislative member of a governor general's council. 4 members were appointed by the local governor of Madras, Bombay, Bengal and Agra. इसमें क्या हुआ, देखिए जो निदेशक मंडल था, ठीक है, इसमें हमारे पास आ रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसे निदेशक मंडल बोलते हैं। तो जो भी हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इनके सदस्यों की संख्या 24 से कम कर दी गई, और 24 से कम कर दी गई 18 कर दी गई। अब 18 जो कर दी गई, अब देखिए कितनी थी, 24, भाई चल जा पहले यार, 24, इसमें क्या कर दी गई, एक तो कर दी गई 18 + 6, अभी 18 तो इसमें थे 6 अलग कर दिए गए। अब ये 6 अलग किए गए, ये कहाँ पहुँच गए, ये गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उनमें पहुँच गए। इसमें से 4 मेंबर जो थे अपॉइंट होते थे लोकल गवर्नमेंट से, कहाँ से, मद्रास से, बॉम्बे से, बंगाल से और आगरा से। ठीक है, ये चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। तो अब ये आपका एक्ट ख़त्म हो गया, यानी 1853 का एक्ट ख़त्म हो गया, और सारी चीज़ें आपको आई होप समझ में आई होंगी, और समझ में आई हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिए हर किसी स्टूडेंट्स के पास जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, मेनली यूपीएससी की। ठीक है, तो आज के लिए ये हमारा
कंपनी रूल ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रिटिश रूल लाएंगे और जल्दी से जल्दी इंपॉर्टेंट सारी पॉइंट्स आपका कवर करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और इस कोरोना महामारी को जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करने की कोशिश पे करेंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।